डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हम लोग चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है ये एसेंट पी ब्लॉक एलिमेंट्स के हवाले से है। हर लेक्चर के शुरू में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ ताकि आप लोगों का एक टेम्पो बने और हम अपने इस इनकमिंग लेक्चर के ऊपर कुछ आइडिया ले सकें। तो आज का अगर हम अपना टॉपिक देखें तो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड ऑक्साइड। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ थर्ड पीरियड ऑक्साइड से पहले अगर मैं बताऊं कि हमने क्या पढ़ा है, तो हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये सारी चीजें हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने 3 केमिकल रिएक्शन देखे थे: रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर एंड रिएक्शन विद क्लोरीन। मैंने आपसे ये कहा था कि सिर्फ थर्ड पीरियड एक ऐसा टॉपिक है जिसमें प्रोडक्ट्स को भी एक्सप्लेन किया गया है। यानी अगर हम देखें तो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं तो इनके ऑक्साइड बनते हैं। तो अब बुक में हम उन ऑक्साइड्स को भी एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह हम क्लोराइड्स के बारे में पढ़ेंगे और जो हमने वाटर के साथ रिएक्शन देखा था हाइड्रोक्साइड, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो थर्ड पीरियड को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आगे जो टॉपिक्स आएंगे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 4 एंड ग्रुप 7, उनको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया होगा, यानी उनसे जो प्रोडक्ट्स बनती होंगी उनको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा। एनीवेज अगर हम देखें तो हमारे थर्ड पीरियड ऑक्साइड्स कौन कौन से हैं, तो थर्ड पीरियड ऑक्साइड्स में सबसे पहले तो आप लोगों को इनके फार्मूलाज आने चाहिए कि कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं जिनके बारे में हमने स्टडी करना है। सोडियम के नॉर्मली 2 ऑक्साइड्स होते हैं, सोडियम पर ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड। तो हम यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड की बात करेंगे क्योंकि जो पर ऑक्साइड होता है वो स्पेसिफिक कंडीशन में बनता है, तो इसलिए सोडियम ऑक्साइड नॉर्मल ऑक्साइड है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला Al2O3, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2। फास्फोरस के 2 ऑक्साइड्स हैं जो हमने स्टडी करने हैं, P4O10 एंड P4O6। एंड सल्फर के भी 2 हैं, SO3 एंड SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्लोरीन के भी 2 ऑक्साइड्स हैं। अच्छा, इन ऑक्साइड्स को हम हाईएस्ट ऑक्साइड्स भी कहते हैं, हाईएस्ट ऑक्साइड। अब हाईएस्ट ऑक्साइड्स इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये एलिमेंट्स इन ऑक्साइड्स के अंदर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं। अब सोडियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है और ये यहाँ पर +1 में है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन पे -2 चार्ज और 2 सोडियम है, दोनों पे +1, तो ओवरऑल +2 हो जाएगा। मैग्नीशियम दूसरे ग्रुप से है, इस पे मैक्सिमम +2 चार्ज होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पे -2 तो मैग्नीशियम पे +2 होगा। एल्यूमिनियम +3, सिलिकॉन +4। अब फास्फोरस के यहाँ पर आपको 2 ऑक्साइड नजर आ रहे हैं, एक P4O6 और एक P4O10। तो अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालें तो फास्फोरस की यहाँ पर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको नजर आएंगी, एक +3 वाली और एक +6 वाली। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ये -20 है, तो 4 पे जब तकसीम करेंगे तो ये, और यहाँ पर आप फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये एक ऑक्सीजन में -2 तो 10 पे -20, तो चारों फास्फोरस के ऊपर कितना हो जाएगा, +20। +20 का मतलब है कि 20 को 4 पे डिवाइड करें तो +5 आ जाएगा। यानी यहाँ पर जो फास्फोरस है P4O10 में ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और ये ऑक्सीजन पे एक पे -2 तो 6 पे -12, तो चारों फास्फोरस पे +12, तो एक पे हो जाएगा +3। तो +3 और +5 दोनों में ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो मैंने ये 5वां ग्रुप है तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के केस में आप देखें तो एक ऑक्सीजन पे -2, 3 पे -6, ओवरऑल सल्फर पे हो जाएगा +6, यानी एक तो इसके अंदर है +6 जो इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है 6 ग्रुप की, और यहाँ पर SO2 के केस में ये +4। तो हम देख सकते हैं +6 वाला शो हो रहा है, तो इसका मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है इसकी। क्लोरीन के केस में आप देखें एक ऑक्सीजन पे -2 तो 7 पे -14, दोनों पे +14, तो एक पे हो जाएगा +7।
तो ये थर्ड पीरियड ऑक्साइड्स हैं, इनके फार्मूलाज, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये आप लोगों को आनी चाहिए। तो उसके बाद अब हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के हवाले से बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है जी इनका स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के अंदर आप लोग बड़ा क्लियरली देख सकते हैं कि सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्यूमिनियम भी मेटल है। तो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ये जो है इनको हम कहते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स। ये तीन तो हो गए मेटालिक। ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये होता है जॉइंट कोवलेंट। तो जॉइंट कोवलेंट का मतलब भी यही है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के केस और फास्फोरस का ये जो आगे तीन है, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, इनको कहते हैं मॉलिक्यूलर। तो ये आपने कैटेगरी ज़हन में रखनी है कि सोडियम, मैग्नीशियम मेटालिक हैं, एल्यूमिनियम भी किसी हद तक मेटालिक में आता है, सिलिकॉन का जो है वो जॉइंट कोवलेंट है और आगे जो है ये मॉलिक्यूलर है। तो इनकी अगर आप ये नेचर ज़हन में रखेंगे तो फिर आप लोगों के लिए आगे जो इनकी प्रॉपर्टीज आएंगी वो ज़हन में रखना आसान होगा। तो अगर हम देखें तो हमें स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है, द ट्रेंड इन स्ट्रक्चर इज फ्रॉम मेटालिक containing giant structure of ions on the left side cleared via giant covalent oxide यानी silicon या giant covalent in the middle to molecular oxides on the right side। यानी ये वाले मेटालिक हैं, सिलिकॉन वाला giant covalent है और फिर ये तीन जो है ये मॉलिक्यूलर है। अभी मैं आप लोगों को जब इनका स्ट्रक्चर बता रहा था तो मैंने मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र किया। तो अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट इन ऑक्साइड्स के अंदर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज आता है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी आप यहाँ से इस साइड पे जब जा रहे हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होते जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। उसकी वजह यह है कि ये तो होते हैं मेटालिक, और मेटालिक ऑक्साइड्स का मेल्टिंग पॉइंट वैसे ही ज्यादा था क्योंकि इनमें आयनिक बॉन्ड होता है। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक जाइंट कोवलेंट है, यानी इसका भी स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। लेकिन आगे जब मॉलिक्यूलर स्टार्ट होते हैं तो इनमें होती है वंडर वाल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। हम ये कह सकते हैं कि इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं फास्फोरस से लेकर क्लोरीन तक, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। सिलिकॉन के अंदर और इन मेटालिक ऑक्साइड्स के अंदर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि लेफ्ट टू राइट इसका क्या ट्रेंड मिलता है हमें, कि डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है और उसकी रीजन क्या होती है। ये मेटालिक है, इनमें आयनिक बॉन्ड होता है, ये जॉइंट कोवलेंट है इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और ये मॉलिक्यूलर है, इनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं क्योंकि ये नॉन पोलर है, तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब एक और प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब करंट पास होना। None of these conduct electricity in solid state. Electrolysis is possible if they are molten। और ये भी बच्चे सिर्फ और सिर्फ इन तीन के लिए है। यानी अगर मैं इसको कैटेगराइज करूं तो सिर्फ ये वाले जो ऑक्साइड्स है ना, और इसमें भी खास तौर पर सोडियम और मैग्नीशियम जो है, ये क्लियरली सिर्फ इन मेटालिक ऑक्साइड्स की अगर हम बात करेंगे, ये कंडक्टर है इन मोल्टन स्टेट। कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। बाकी आगे जो है ये वाले ये सारे कोवलेंट हैं। अगर मैं इनकी नेचर बताऊं तो ये क्या है, कोवलेंट, ये जाइंट कोवलेंट है, ये मॉलिक्यूलर कोवलेंट है। तो कोवलेंट जो होते हैं ये आपको पता है नॉन कंडक्टर होते हैं, चाहे मोल्टन स्टेट में हो चाहे सॉलिड स्टेट में। मोल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ। आपको पता है जिस तरह सोडियम क्लोराइड है, नमक है, ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है फर्स्ट ईयर में कि सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में करंट पास करता है लेकिन करंट पास नहीं करता, लेकिन मोल्टन स्टेट में करंट पास करता है। तो उसकी वजह क्या होती है? तो उसकी वजह यही होती है कि जब आप उसको पिघला देते हैं या वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उसके आयंस फ्री हो जाते हैं। तो इसमें आप ये भी बता सकते हैं ड्यू टू फ्री आयंस। Sodium oxide and magnesium oxide, they are conductor in molten state or in aqueous state due to free ions,
बट दे आर नॉट कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एंड रिमेनिंग ऑक्साइड, ये जितने भी ऑक्साइड है ये ना तो मोल्टन स्टेट में कंडक्टर है और ना ही ये सॉलिड स्टेट में कंडक्टर्स हैं। तो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं नन ऑफ दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इफ दे आर मोल्टन। और मोल्टन जो है ये कौन से होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मेटालिक ऑक्साइड्स हैं इनमें ये खूबी है कि वो मोल्टन स्टेट में जा सकते हैं और अपने आयंस को फ्री कर सकते हैं, यानी सोडियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कुछ स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बुक में बने हुए हैं इन ऑक्साइड्स के, तो जो इंपॉर्टेंट हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ और उनके स्ट्रक्चर भी मैं थोड़ा सा हेल्प करूंगा कि कैसे आपने बनाने हैं। और इसमें सिर्फ सिलिकॉन, फास्फोरस, इन दो के जो ऑक्साइड्स हैं ये थोड़े से ऐसे होते हैं जो बच्चों ने पहले नहीं देखे होते, तो इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं होता, ये बहुत आसान सा है। अगर आपको पेपर में सवाल आएगा तो इनका स्ट्रक्चर बनाना होगा, इनकी कुछ जनरल बातें आप लोगों ने बतानी होंगी। तो फॉर एग्जांपल इस तरह सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अगर पूछा जाता है जिसमें सिलिकॉन पे +4 चार्ज होता है, ये सिलिकॉन 4 लिखा हुआ है यानी +4 चार्ज है, तो ये है जी देयर आर 3 डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। द इजीएस्ट वन टू रिमेंबर एंड ड्रॉ इज बेस्ड ऑन डायमंड स्ट्रक्चर। डायमंड का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था टेट्राहेड्रल होता है, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी डायमंड की तरह का होता है। इसको बनाने के लिए आप क्या करें, आप एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करें जैसे आपको नजर आ रही है, फिर मैं आपको एटम्स की ग्रेडियंट बताऊंगा। आप सिंपल एक लाइन यूं ड्रॉ करें, फिर ये बेंजीन की तरह का, ये देखें सारा बेंजीन है, जितना बेंजीन बनाते हैं ना, बेंजीन में डबल बॉन्ड होता है, जिसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, ये सिर्फ बेंजीन की तरह हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। फिर आप यहाँ सेंटर से एक लाइन इस तरह से कॉर्नर बना के उसको नीचे ले आए, फिर ये एक हेक्सागोन है, ये फिर आप देखें तो एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना ले। और इसमें तरतीब आपने ये रखनी होती है कि ये जो बड़ा एटम है, ये जो जिस तरह हम कार्बन की बात करते हैं बेंजीन में, कार्बन की जगह आप यहाँ पर आप सिलिकॉन कंसीडर करें, क्योंकि हम सिलिकॉन की बात करें, बड़ा एटम सिलिकॉन है, छोटा एटम ऑक्सीजन है, और हर दो सिलिकॉन के दरमियान एक ऑक्सीजन होगा। आप देख सकते हैं ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, इसके दरमियान ऑक्सीजन, फिर इसी तरह ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन, फिर ये ऑक्सीजन। तो हर जगह पर आप देख सकते हैं कि आपको दो सिलिकॉन के दरमियान एक ऑक्सीजन नजर आ रहा है। आप एक दफा जब इसको हाथ से बनाएंगे तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने बस तरतीब ज़हन में रखनी है कि अल्टरनेटिव होंगे ना, यानी सिलिकॉन के बाद ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर सिलिकॉन है, फिर ऑक्सीजन है, यानी इस तरह से वो अल्टरनेट वे में चल रही है। तो अगर आप ये तरतीब ज़हन में रखेंगे और ये थोड़ा बेसिक इसका स्ट्रक्चर ज़हन में रख लेंगे तो इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आप ये वाला स्ट्रक्चर बना लेंगे तो फिर आपके लिए फास्फोरस के ऑक्साइड्स का स्ट्रक्चर बनाना भी बहुत आसान हो जाएगा। अब हम लोगों ने जाइंट कोवलेंट का कहा था कि सिलिकॉन जो होता है जाइंट कोवलेंट होता है, फास्फोरस से आगे जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर होते हैं। तो फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन ऑल फॉर्म ऑक्साइड व्हिच कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल। फास्फोरस हैज टू कॉमन ऑक्साइड P4O6 एंड P4O10, यानी +3 एंड +5 दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स में है। तो फास्फोरस 3 ऑक्साइड में अगर देखें तो ये व्हाइट सॉलिड है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 24 डिग्री है, बॉइलिंग पॉइंट 173 डिग्री है। अब ये देखें, ये बड़ा ही एक सिंपल सा आपको मॉलिक्यूल दिखाया गया है जिसमें आप बेंजीन की तरह का एक हेक्सागोन बना रहे हैं, जिसका मैंने आपको कहा था सिलिकॉन के केस में। ये अगर आप उधर ये वाला स्ट्रक्चर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत इजी बना हुआ है। आपने एक हेक्सागोन बनाया, फिर आपने एक कॉर्नर यहाँ से बनाया और ये देखें ये बिल्कुल उसी तरह हेक्सागोन बना दिया। सिलिकॉन डाइऑक्साइड के केस में यहाँ पर क्या था, सिलिकॉन था, दरमियान में ऑक्सीजन था, फिर सिलिकॉन था, फिर ऑक्सीजन था, फिर सिलिकॉन था, वहां पर एटम्स ज्यादा थे। लेकिन फास्फोरस के केस में क्या है कि आपने जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर आपने फास्फोरस लगाने हैं, और P4 है ना तो 4 फास्फोरस, और उनके दरमियान में आपने ऑक्सीजन अटैच करने हैं। आप देख सकते हैं ये फास्फोरस है, ये ऑक्सीजन है, फिर फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, यहाँ अगर इसके अल्टरनेट आ रहे थे तो ये ऑक्सीजन आ जाता है, फिर ये फास्फोरस है, यानी अल्टरनेट पोजीशन पर जिस तरह सिलिकॉन और ऑक्सीजन के केस में था उसी तरह फास्फोरस और ऑक्सीजन के केस में। जब आप इस तरह से बना लेते हैं, आप इसको काउंट करें तो फास्फोरस इसके अंदर 4 हैं, 1 2 3 4। ये जो बड़े एटम है ये फास्फोरस के हैं, और जो छोटे एटम है रेड वाले ये ऑक्सीजन के हैं। क्योंकि एटम ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो छोटा होता है, फास्फोरस का साइज बड़ा होता है। अगर आपको P4O6 का स्ट्रक्चर आ जाए तो फिर P4O10 का स्ट्रक्चर भी बहुत आसान हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये ऊपर बना हुआ था। इसमें सिर्फ ये होता है कि ये जो हमारे पास फास्फोरस आते हैं इनमें आप डबल बॉन्ड्स के साथ ऑक्सीजन अटैच कर देते हैं, यानी ये फास्फोरस है, जहां जहां पर फास्फोरस है वहां पर आप डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन लगा दें। तो इस तरह क्या होगा कि 4 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ जाएंगे P4O6 से P4O10। O10 का मतलब है कि 4 ऑक्सीजन उसमें ज्यादा है,
तो यहाँ पर आप देखें सारा वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड आपने अटैच करके ऑक्सीजन लगा। तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है ये भी वाइट सॉलिड है, सब्लाइमेबल है फ्रॉम सॉलिड टू वेपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट फास्फोरस से वो जो आपका P4O6 था इससे ज्यादा है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम ज्यादा हैं, तो उसमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास छठा ग्रुप आता है सल्फर का। सल्फर के दो ऑक्साइड हैं SO2 एंड SO3, और ये आप लोगों ने वेस्पर थ्योरी में पढ़े हुए होते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। SO2 के केस में आप देख सकते हैं कि सल्फर के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से उसने 4 शेयर कर लिए। ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, और एक यहाँ। 4 इलेक्ट्रॉन उसने शेयर कर लिए, तो 2 रह गए, वो लोन पेयर की फॉर्म में रहते हैं। इसको आपने वेस्पर थ्योरी में बेंट शेप के नाम से पढ़ा होगा, और वी शेप भी इसको हम कहते हैं। तो ये तो बड़ी सिंपल सी थी जो हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा हुआ था। मैंने आपसे कहा था ना कि सल्फर उसका फास्फोरस का और सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है वो आपस में बहुत रिजेंबल करते हैं। अगर आपको फास्फोरस P4O6 का स्ट्रक्चर आए ना, तो P4O10 भी बना लेते हैं और सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी बना लेते हैं। SO2 और SO3 भी आप लोगों ने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा था कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। ये भी ट्राइगोनल होता है, इसमें AB3 की कैटेगरी में आता है ये। तो वहां पर भी आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर देखा था। सल्फर ट्राइऑक्साइड इज अ व्हाइट सॉलिड, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, इट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। ये बात हो रही है इसकी जनरल इंफॉर्मेशन के हवाले से। जब एयर में SO3 आती है, तो अगर वहां पर बारिश हो जाए तो वो एसिड रेन काज करती है। आपने एसिड रेन 10th क्लास में अगर थोड़ा सा याद हो, तो वहां पर भी SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड का जिक्र आपने किया होगा। क्लोरीन के दो ऑक्साइड्स हैं, एक Cl2O और Cl2O7। Cl2O में क्लोरीन पे +1 चार्ज होता है और ये गैस है, और बड़ा ही सिंपल सा, जिस तरह SO2 का स्ट्रक्चर था सेम उसी तरह SO2 में ये डबल बॉन्ड थे और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और सल्फर की जगह ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पर इसके 2 लोन पेयर्स होंगे। इसी तरह आपने Cl2O7 यानी क्लोरीन पे +7 चार्ज होगा। अब ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक डिफरेंट सा हमारे पास जो है वो ऑक्साइड है। अक्सर बच्चों के ज़हन में ये होता है कि ये एटम जो होते हैं वो ऑक्टेट को फॉलो करते हैं, उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो बॉन्ड बनाते हैं। अगर क्लोरीन की हम देखें तो ये शेयरिंग कर रहा है ना, क्लोरीन यहाँ पे शेयरिंग के बाद तो ये 2 हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है तो ये 4 हो गए, यहाँ पर शेयरिंग हो रही है तो अब ये टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके बैलेंस शेल में। यहाँ शेयरिंग हो रही है 8 हो गए, 10, 12, 14। तो क्लोरीन के बैलेंस शेल में 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं जब वो +7 चार्ज शो करता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक ऑक्साइड है। यहाँ से आपको एक बात और भी पता चलती है कि वो जो हमने पढ़ा था कि एटम जो होते हैं ये अपने ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, और ऐसा नहीं होता। जब जरूरत पड़ती है तो एटम अपनी मर्जी से जितने उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारे के सारे यूटिलाइज करके भी बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्लोरीन का जो ऑक्साइड है इसका स्ट्रक्चर बड़ा इजी है कि क्लोरीन के साथ आपने 3 ऑक्सीजन है जो डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, और एक ऑक्सीजन है जो सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच है, और वही ऑक्सीजन एक और क्लोरीन के साथ अटैच होगा, और उस क्लोरीन पर भी वही अरेंजमेंट होगी कि 3 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे। तो इस तरह से आपने क्लोरीन का ये वाला जो ऑक्साइड है इसका स्ट्रक्चर ध्यान में रख लेना है। तो मैंने सिर्फ आज आप लोगों को स्ट्रक्चर के हवाले से और इनकी कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताया है, ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स। अब हम ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, तो फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। जिस तरह हमने थर्ड पीरियड एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और केमिकल, तो आज हमने ऑक्साइड्स ऑफ थर्ड पीरियड की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, कल हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। तो इस तरह हर टॉपिक के अंदर मैंने आपसे कहा था कि 2 मेन चीजें हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और हर टॉपिक के अंदर छोटे छोटे से क्लू होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको आपने याद करना है। अगर आप वो याद कर लेंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं है, और इसका क्वेश्चन भी इतना मुश्किल नहीं आता, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपसे कहा था कि इतना ज्यादा स्कोप नहीं होता क्वेश्चन पूछने का। तो इसलिए बस ये है कि डेली का काम डेली करें, आज का काम कल पे ना छोड़ें, वरना फिर आपको ये सारी चीजें भूल जाएंगी। सो होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।